हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उसमें लिगेंड और मेटल के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, लिगेंड और जो सेंट्रल मेटल है उसके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, उसकी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज़ दी है, वो आज हम पढ़ेंगे। उसमें से जो थ्योरीज़ है बॉन्डिंग की, मतलब जो उपसहसंयोजक यौगिकों में जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है, वो थ्योरीज़ जो है बॉन्डिंग की थ्योरीज़, वो फर्स्ट थ्योरी दी गई वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो सेकंड थ्योरी तुम्हारे सिलेबस में सेकंड थ्योरी और है, वो दी थी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाम है इसका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में VBT कहा जाता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके मेनली कुछ पॉइंट है। सबसे पहले गिवन बाय पॉलिंग, पॉलिंग ने दी थी ये। ठीक है, पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका ये है, पहले मैं हिंदी में रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं इसका इंग्लिश में कन्वर्जन बता दूंगी तुमको। पॉलिंग के अकॉर्डिंग कि जो सेंट्रल मेटल है वो अपने एक फिक्स नंबर में अपने जो ऑर्बिटल्स हैं उनको वेकेंट करता है, खाली करता है, और वो जो वेकेंट नंबर है ऑर्बिटल्स के, वो लिगेंड के नंबर के बराबर होते हैं। मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता अनुसार निर्धारित संख्या में रिक्त S, P और D एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो लिगेंड की संख्या के बराबर होते हैं। मतलब कि कुल मिला के ये है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वो जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है वो S भी हो सकता है, P भी हो सकता है और D भी हो सकता है, और वो उतने नंबर में होता है जितने के नंबर में लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमको ये बता रखा है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास सेंट्रल एटम जो है उसके जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है, वेकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो S, P और D ऑर्बिटल्स जो है ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। नए जो ऑर्बिटल बनाते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। पहला पॉइंट जो था गिवन बाय पॉलिंग, जो VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पॉलिंग ने दी थी। सेकेंड पॉइंट ये बताया गया है कि जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के पास उतने नंबर में वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जितने की लिगेंड इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल के पास उतने नंबर में वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जितने की लिगेंड जो है वो बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ। और जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है। ये जो S, P और D ऑर्बिटल्स है ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ इस थ्योरी का। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है इस थ्योरी का, वो ये बता रखा है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और एक डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। लिगेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हुआ। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके अंदर मेटल के
जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल जो है, मेटल के इनर वाले डी ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं, इनर डी ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं, और मेटल के आउटर डी ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं। क्या इनर है क्या आउटर है ये अभी आगे डिस्कस आगे क्लियर हो जाएगा। आउटर डी ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में मेटल के इनर वाले डी ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं और आउटर वाले डी ऑर्बिटल भी काम आ सकते हैं। मैं आउटर वाले डी ऑर्बिटल को एन डी बता सकती हूँ। एन जो हो जाएगा वो क्वांटम नंबर हो जाएगा, डी ऑर्बिटल हो जाएगा, और इनर वाले जो हो जाएंगे उनको n-1 डी बता सकती हूँ। ये चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी आपके, ठीक है। ये हमारा 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका पर्टिकुलर शेप होता है। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो वर्ग समतलीय बनता है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो वर्ग समतलीय बनता है, मतलब कि स्क्वायर प्लेनर बनता है। इसका शेप मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, आप पहले की वीडियोस जाकर देखें। sp3 अगर है हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये आता है तो टेट्राहेड्रल शेप है। अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D2 देखो अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम आ रहा है, D2sp3 या फिर sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो दोनों सेम है, बस इसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं और इसमें बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स है उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये आपका लास्ट 6 पॉइंट इस थ्योरी का। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ एक बार पॉइंट्स जो है कि सबसे पहले ये चीज़ बता रखी थी वीबीटी के अकॉर्डिंग कि सेंट्रल एटम जो है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। वो जो वेकेंट ऑर्बिटल है, 3rd पॉइंट, कि S, P और D कुछ भी हो सकते हैं, ये इंटरमिक्स होते हैं आपस में, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। अब मेटल जो है वो अपने इनर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, मेटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आउटर डी ऑर्बिटल भी मेटल के पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इनर डी वाले अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इसको लो स्पिन कहते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम लो स्पिन कहते हैं, और आउटर वाले अगर काम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसको हाई स्पिन कहते हैं। ये टर्म आपके आगे क्लियर हो जाएगी, हाई स्पिन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है तो जो कॉम्प्लेक्स उसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल, D2sp3 या sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे आपके बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये थ्योरी किस तरीके से कॉम्प्लेक्स के शेप बताने में हेल्पफुल है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है NiCN4 2-, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सब कुछ निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि निकल जो है वो यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए x मान लूँ, x प्लस साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स के बार -2 चार्ज है, ठीक है। तो x प्लस -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू +2, मतलब निकल जो है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्लास 11th में हमने चैप्टर 3rd के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। तो निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप वापस जा कर के वहाँ से आप लर्न करो। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, मतलब कि इसके अंदर आपको 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। किस तरीके से भरना है ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मैं इसका लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, वो ये होता है 4s2 3d8। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। तो देखो अब निकल है अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, बाहर की साइड में 4s, क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो बाहर की साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4s और अंदर की साइड में 3d, अंदर की साइड में है ये। तो देखो क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, क्योंकि निकल यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो 4s 0 3d8 हो जाएगा, ठीक है। 4s 0 3d8। अब देखो जो निकल एटम है, निकल एटम, ठीक है, निकल एटम के ये इनर वाले डी ऑर्बिटल्स, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो आपको पता चलेगा
इनर वाले 3D वाले, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3D में 3D, ये 4s और ये 4p, ठीक है। अब देखो निकल एटम में जब यहाँ पर निकल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 और 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमको पता चला निकल जो है वो यहाँ पर अपनी +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो मतलब निकल आयन हो गया ये। तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये वही 3d ऑर्बिटल्स है 4s और ये 4p, ठीक है। अब 4s आउटर मोस्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब हमारे पास ये वाले और ये बचे हैं, ठीक है। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किस तरीके से इसमें भरे जाएंगे, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। देखो मैं बताती हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो साइनाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो NiCN4 जो है जैसे ये आएगा साइनाइड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड जब मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाएंगे, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक ऑर्बिटल और खाली हो जाएगा, ये d ऑर्बिटल है ये। अब देखो साइनाइड कितने 4 हैं, तो एक साइनाइड यहाँ बॉन्ड बनाएगा 2 3 और ये 4, तो 4 साइनाइड ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इन 4 में बॉन्ड बना लेगा। अब देखो ये जो चारों हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आपस में एक d एक s और 2p, इनका आपस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और उन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो देखो कितने ऑर्बिटल्स हुए, 4 हो गए, ये एक d का हो गया और एक s का हो गया और 2 p के हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो गया। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है स्क्वायर प्लेनर मतलब कि इस तरीके का, निकल यहाँ बीच में होगा सेंट्रल एटम और साइनाइड जो है वो 4 कॉर्नर पर होंगे, ठीक है। ये तुम्हारे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ख़त्म होता है, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, मतलब डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है, और जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और इसका नेचर जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ख़त्म होता है।